हाय फ्रेंड्स, ऑलरेडी हम यहाँ पे होम रूलिंग पढ़ चुके हैं। अब अगला जो टॉपिक है दैट इज़ लखनऊ पैक्ट। बट उससे पहले एक बार हम रिकैप करेंगे कि होम रूलिंग क्यों चालू हुआ और क्या क्या रीजंस थे, और उस टाइम पे वॉर की सिचुएशन थी तो उसमें क्या क्या अप्रोच थे, हमारे मॉडरेट्स के क्या अप्रोच थे, एक्सट्रीमिस्ट के क्या अप्रोच थे, रिवॉल्यूशनरीज के क्या अप्रोच रहे थे उस टाइम पे। ये पूरे सिचुएशन को समझेंगे और फिर यहाँ पे होम रूल लीग के दोनों स्टांस देखेंगे, तिलक जी का क्या स्टांस था, एनी बेसेंट का क्या स्टांस था, वो सब चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद फिर हम चलेंगे लखनऊ पैक्ट पे। ठीक है, तो देखिए व्हाट लेड टू द मूवमेंट, बिकॉज हमेशा कोई ना कोई रीज़न होता है। तो उस टाइम पे मतलब वॉर वाली सिचुएशन क्रिएट हो रखी थी। साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा था कि कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, मतलब बहुत सारी कंट्रीज को ब्रिटेन ने एज अ सेल्फ रूल दे रखा था। सेल्फ रूल मतलब अपना कंप्लीट इंडिपेंडेंस विद इन द टेरिटरी। ठीक है, बाकी फॉरेन अफेयर दे आर डीलिंग इट। तो वही डिमांड इनकी भी थी, सेल्फ रूल की डिमांड इनकी भी थी। इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम भी उस मेथोडोलॉजी को एक्सेप्ट अडॉप्ट करें। और ये जो शुरुआत इसकी बेसिकली बताऊं तो आयरलैंड से हो रखी थी, और इनिवेशन खुद आयरलैंड से बिलोंग करते थे। तो उनको लगा था कि ये अप्रोच हमें यहाँ पे भी लागू करना चाहिए, और होम रूल लीग की शुरुआत यहाँ पे हमें कर देनी चाहिए। ये यहाँ पे इनका थॉट प्रोसेस था। ठीक है, बाकी मॉरल रिफॉर्म बहुत बड़ी बड़ी कमिटमेंट की गई, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। सिर्फ सबसे मेजर चीज उसके अंदर सेपरेट इलेक्ट्रेट दे दिया गया, अगेन डिवीजन क्रिएट कर दिया गया हिंदू मुस्लिम के बीच में। वॉर टाइम सिचुएशन तो हो ही रखी थी, पब्लिक परेशान हो रही है, तो हमेशा से आपको मिलेगा, ये तो कोई बड़ी बात है नहीं, ये तो आपको हर टाइम पे मिलेगा, बिकॉज पब्लिक परेशान ब्रिटिश के टाइम पे कब नहीं थी। ठीक है, एंड तिलक उस टाइम पे बाहर आ चुके थे। 1914 में तिलक यहाँ पे बाहर आ चुका था जेल से, और वो खुद चाहते थे, बिकॉज उनका अप्रोच अब चेंज हो चुका था। अब उनका पहले क्या था, गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकने का अप्रोच था। आप जानते हैं एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे काफी वो, लेकिन उन्होंने सोचा कि अप्रोच से भाई मुझे खुद उठा के लोग जेल में डाल देंगे, जब मैं रहूंगा ही नहीं तो फिर करूंगा कैसे। तो मेरा रहना जरूरी है, पहले आई हैव टू बी इन द ओपन, पहले ओपन में रखो मेरे को, तब जाके कुछ काम किया जा सकता है। तो उन्होंने अप्रोच अपना स्टांस चेंज किया। उन्होंने बोला कि आई विल बी कोऑपरेटिव विद द गवर्नमेंट। इसलिए आने के बाद उन्होंने गवर्नमेंट को सपोर्ट भी किया। आपको बता देता हूं, उन्होंने आने के बाद तिलक जी का अप्रोच ऐसा था कि ही सपोर्टेड द गवर्नमेंट फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। उनको ऐसा लगा था कि गवर्नमेंट को अगर हम सपोर्ट करेंगे, लोगों को भेजेंगे यहां से, तो कम से कम इन रिटर्न वी विल गेट समथिंग। बट व्हाट दे गॉट रॉलेट एक्ट इन रिटर्न। वो मिलेगा, आगे पढ़ेंगे उसको भी हम लोग। ठीक है, एंड फिर यहाँ पे क्या बोलते हैं, एनी बेसेंट के साथ मिले वो। अप्रोच ये था कि कांग्रेस ज्वाइन करना, और कांग्रेस की तरफ से मतलब कांग्रेस में दलीलें भी चल रही थी कि वापस से इनको जोड़ लिया जाए, और आगे हम लखनऊ पैक्ट में देखेंगे, वैसे वो पैरेलल वो भी चल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखते हैं कि होम रूल लीग की शुरुआत अब कैसे होती है। देखो, एनी बेसेंट जी ने इसकी इसकी पहल की, यहाँ तक कि उन्होंने आईएनसी के बड़े बड़े दिग्गजों से, मॉडरेट लीडर से बात भी की। सपोर्ट, शी वांटेड अ सपोर्ट, बट व्हाट हैपेंड, इनिशियली उनको सपोर्ट नहीं मिला। उन्होंने बोला कि देखो यार, मेरे को सपोर्ट नहीं मिलेगा, मैं खुद से चालू करेगी, मैं तो खुद से चालू करूंगी, मैं, सिंपल सी बात है। एंड उन्होंने किया भी हो। वैसे उनसे पहले तिलक जी ने चालू कर दिया। तिलक जी का एरिया छोटा था, लेकिन कंट्रोल बहुत अच्छा था। ठीक है, तिलक जी का एरिया क्या था भाई, उसके सिर्फ 6 ब्रांचेस थे। कहां कहां पे थे, महाराष्ट्र में, ऑल ओवर महाराष्ट्र था, लेकिन बॉम्बे में नहीं था, ये बात ध्यान रखेंगे। कर्नाटका में था, बेरार में था, सेंट्रल प्रोविंस में था। ठीक है, और पुणे में उसका हेडक्वार्टर था, और उसके 6 ब्रांच थे। एनी बेसेंट के अराउंड 200 ब्रांचेस थे, लेकिन बहुत लूजली अरेंज था वो एज कंपेयर टू द तिलक जी। ओके, एंड सितंबर में इन्होंने अपना चालू किया था। बाकी बड़े बाद में आपको देखने को मिलेगा कि मॉडरेट लीडर इनके साथ जुड़ रहे हैं, मोहम्मद अली जिन्ना इनके साथ जुड़ रहे हैं, मोतीलाल नेहरू जुड़ रहे हैं इनके साथ, जवाहरलाल नेहरू उनके साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन शुरुआत में कोई जुड़ा नहीं था। शुरुआत में सब थोड़ा पीछे थे। ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है कि होम रूल लीग का मेथोडोलॉजी क्या था। तो देखो, मेथोडोलॉजी ये था कि जो हमारा यूथ है उसको रेडी करना है, यूथ को अवेयर करना है कि क्या ऑल ओवर वर्ल्ड चल रहा है। यहाँ पे बॉयकॉट वाला कंसेप्ट नहीं है। यहाँ पे बॉयकॉट और क्या बोलते हैं, नॉन कॉपरेशन जैसा कोई कंसेप्ट नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे तो ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डिस्कशन, रीडिंग रूम्स, प्रोपोगेंडा थ्रू पब्लिक मीटिंग्स, न्यूज़पेपर, पैम्पलेट। आपको 2 न्यूज़पेपर के नाम बताता हूं मैं, जो कि एनी बेसेंट ने चालू कर रखा था। तो एक भाई न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ, इन्होंने 2 न्यूज़पेपर चालू कर रखे थे, दोनों एग्जाम में पूछे हुए हैं। किसने स्टार्ट कर रखा था, एनी बेसेंट ने स्टार्ट कर रखा था। थ्रू हर न्यूज़पेपर शी प्रमोटेड द आइडिया ऑफ होम रूल लीग एंड व्हाट वाज द कंसेप्ट ऑफ द होम रूल। बाकी जो उनको अपनी आइडियोलॉजी फैलानी थी, इस न्यूज़पेपर की थ्रू फैला रही थी। ठीक है, तो ये चीज आप भूलेगा मत। ठीक है, कभी कभी इनके साथ कौन कौन से लोग जुड़े थे उनके नाम भी आ जाते हैं। तो देखिए, जॉर्ज अरुंदले थे,
बीपी वाडिया थे, सीपी रामास्वामी थे, ठीक है, ये सारे लोग इनके साथ जुड़े हुए थे। एस सुब्रमण्यम अय्यर थे, सुब्रमण्या अय्यर थे, ठीक है। जोसेफ बैप्टिस्टा इनके साथ जुड़े हुए थे, अपने तिलक जी के साथ, तिलक जी के साथ जुड़े हुए थे, अपने केलकर साहब इनके साथ जुड़े हुए थे, एनसी केलकर इनके साथ जुड़े हुए थे अपने तिलक जी के साथ। तो बिल्कुल उसको भूलिएगा मत। मैं सोच रहा हूँ कि एक बार ना 1919 तक गार्डियन फेज तक हो जाए तो आपको फिर पीआईक्यू भी करा दूं वापस से। मैं पीआईक्यू ऑलरेडी कराया है, लेकिन एक और सेट मेरे पास पड़ा है, तो सोच रहा हूँ वो भी करा दूं मैं आपके लिए, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे सबसे बड़ा पॉजिटिव गेन क्या हुआ? देखो, पॉजिटिव गेन ये हुआ कि मास्क को आपने रेडी किया, आपने 1-1.5 साल उसके ऊपर काम किया, तो कहीं ना कहीं वो तैयार तो हो गए ना। और उसका फायदा किसको मिलेगा? उसका फायदा मिलेगा गांधी जी को। जब गांधीयन फेज चालू होगा, गांधीयन फेज के बाद चालू ही हो जाएगा, तो हमें देखने को मिलेगा कि गांधी विल गेट मोर बेनिफिट ऑफ दिस, ठीक है। तो मैं ऐसा बोलता हूं, जैसे हम इंडियन क्रिकेट में बात करते हैं ना कि महेंद्र सिंह धोनी गेट द बेनिफिट ऑफ व्हाट गांगुली हैज क्रिएटेड। गांगुली ने जो टीम बनाई थी उसका बेनिफिट धोनी को मिला, करेक्ट। ऑल्दो बोलेंगे कि नहीं नहीं, कुछ प्लेयर तो धोनी के भी थे, लेकिन 2011 के वर्ल्ड कप में मैक्सिमम प्लेयर पुरानी टीम के थे, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते, वही यहाँ पे एडवांटेज इनको मिला, गांधी जी को मिला, बिकॉज गांधी जी को जो लोगों का सपोर्ट मिला वो कहीं ना कहीं अवेयरनेस फैला रखा गया था थ्रू द होम रूल लीग, उसका फायदा उनको मिला, ठीक है। और 1920 के अंदर होम रूल लीग का जो अध्यक्षता थी वो गांधी जी ने ली और उसका नाम स्वराज्य सभा कर दिया और बाद में उसको आईएनसी के साथ मर्ज करा दिया, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे बात करते हैं लखनऊ पैक्ट पे आते हैं। लखनऊ पैक्ट में क्या देखो, लखनऊ पैक्ट में 2 चीजें हुई हैं। पहले तो 2-3 चीज इसके ऊपर आती है एग्जाम में। इसका चेयरमैन कौन था? तो इसके चेयरमैन थे एसी मजूमदार, पहली बात, ठीक है, एसी मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार, ना भूलिएगा मत। उसके बाद इसमें 2 चीजें हुई है, एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स और मॉडरेट लीडर यहाँ पे मिलेंगे। सूरत स्प्लिट में हमें देखने को मिलता है, 1907 में सूरत स्प्लिट में देखने को मिलता है कि डिवीजन होता है और यहां पे जाके दोनों वापस से मिलते हैं। क्योंकि देखो रीजन क्या है, हमें देखने को मिलता है कि दोनों सेपरेट हो गए थे, दोनों ग्रुप अलग अलग जब हो गया था तो कंट्री में ऐसा कोई मास मूवमेंट हुआ नहीं था, कोई खास बेनिफिट हुआ नहीं। तो उन्हें बात समझ में आ गई थी कि साथ रहने में फायदा है, मनमुटाव तो रहेंगे लेकिन साथ रहने में फायदा है, rather than बिकॉज अगर वो अलग अलग रहेंगे तो उसका फायदा ब्रिटिशर्स भी उठाएंगे ना, ब्रिटिशर्स विल आल्सो टेक द एडवांटेज ऑफ दैट। सो दैट्स व्हाई द बेस्ट मेथोडोलॉजी वाज टू रिमेन इंटैक्ट, ठीक है। दूसरी चीज, मुस्लिम लीग इनके साथ अपना कॉपरेशन दिखाती है। मुस्लिम लीग यहाँ पे, क्योंकि मुस्लिम लीग के अंदर भी यंग लीडर्स आते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना आते हैं, हजरत मोहानी हैं, ठीक है, अली ब्रदर्स हैं यहाँ पे, उसके बाद अपने मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं। तो ये सारे लीडर्स मुस्लिम लीग में आते हैं। मुस्लिम लीग का भी थॉट प्रोसेस काफी चेंज होता है और इससे हमें देखने को मिलता है कि मुस्लिम लीग ऑल्सो वांट टू कॉपरेट विद द कांग्रेस ऑन द फोरफ्रंट। फोरफ्रंट मतलब मेन स्ट्रीम की बात यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। और देखो मुस्लिम लीग क्यों आई, रीजन क्या, मुस्लिम लीग क्यों आई यहाँ पे? क्योंकि मुस्लिम को ब्रिटिशर्स ने हेल्प करने के लिए मना कर दिया टर्की को। इनका पता नहीं हमेशा से क्या रुझान रहा है टर्की से, और मेरे को समझ में नहीं आता, लेकिन कहीं ना कहीं ओटोमन एम्पायर से उनका काफी कुछ रुझान था। एक तरह से वहां पे खलीफा बैठते थे और बाल्कान जो क्षेत्र थे उस इटली के साथ उनकी वॉर हो रही थी और ब्रिटिशर्स ने इनको टर्की को हेल्प करने से मना कर दिया था। और बाद में हमें देखने को मिलता है डिसइंटीग्रेशन होता है, वो तो बात की बात, हम खिलाफत मूवमेंट उसके लिए देखेंगे। कहीं ना कहीं यहाँ पे ब्रिटेन एंटी टर्की हो रहा था, दैट्स वाई मुस्लिम्स को लगा, मुस्लिम लीग को लगा कि हमें कांग्रेस को सपोर्ट करना चाहिए जो कि एंटी ब्रिटिश काम कर रही है। अभी तक उनको समझा नहीं था, अभी तक उनको नहीं समझा था, क्योंकि ब्रिटिश उनके फेवर में बात कर रहे थे। जब यहाँ पे ऐसी कोई एक्टिविटी उन्होंने चालू की जिसमें एंटी मुस्लिम हो गए वो लोग, तो उनको लगा कि अब हमें इनके अगेंस्ट में बात करना चाहिए। हमेशा से ऐसा होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए अगली चीज, एनरोलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। 1911 में पार्टीशन ऑफ बंगाल को एक तरह से रद्द कर दिया गया और कैपिटल शिफ्ट कर दी गई थी कलकत्ता से दिल्ली। आपको पता ही है दिल्ली दरबार के अंदर ही हुआ था। उससे भी वो लोग नाखुश थे, उससे भी लोग नाखुश थे। अलीगढ़ को एक तरह से वो चाहते थे कि इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल जाए, इसके थ्रू इसके अंदर बहुत सारे कॉलेज एफिलिएटेड हो जाए, वो भी उन्होंने मना कर दिया, वो भी उन्होंने मना कर दिया। तब उन्हें रियलाइज हुआ कि नाउ इट्स हाई टाइम टू वर्क विथ कांग्रेस। तो ये मेजर 3 रीजंस है। वैसे मेन पार्टीशन ऑफ बंगाल का तो मेजर रीजन है, और यहाँ पे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को उन्होंने यूनिवर्सिटी का, अलीगढ़ को उस टाइम पे तो यूनिवर्सिटी थोड़ी दोस्तों तो कॉलेज था, तो उसको उन्होंने यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दिया। और क्योंकि वो चाहते थे कि इसके अंदर बहुत सारे कॉलेज अफिलिएटेड हो जाए ऑल ओवर इंडिया के, जो कि मुस्लिम्स कॉलेज हैं जो भी, बट उन्होंने नहीं दिया उसको दर्जा, ठीक है। और उस टाइम पे जो यंग मुस्लिम थे, यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन आपके बनते हैं। दिस इज अ पीवाईक्यू, ये भी यहाँ पे एक पीवाईक्यू है बाय द वे, आपको बता देना चाहता हूं मैं, ये भी एक क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा हुआ है। ये वाला पीवाईक्यू है, मौलाना अबुल कलाम आजाद कौन सा न्यूज़पेपर लिखते थे, एग्जाम में पूछा हुआ है। अल हिलाल,
मैच द फॉलोइंग में आता है अल हिलाल किसका न्यूज़पेपर है, तो अल हिलाल वाज एज अ न्यूज़पेपर ऑफ द मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, कॉमरेड किसका है, कॉमरेड यहाँ पे मोहम्मद अली का है, मोहम्मद अली का है। और साथ ही साथ में यहाँ पे हजरत मोहानी ने आपको बताओ इनकलाब जिंदाबाद दिया है, आपको बता देता हूँ हजरत मोहानी ने इनकलाब जिंदाबाद दिया। एक और चीज आपको बताना चाहता हूँ हजरत मोहानी के बारे में, 1923 का जो सेशन था, 1923 का जो कांग्रेस का सेशन था, उसके अंदर हजरत मोहानी ने पहली बार पुटअप किया था कंप्लीट इंडिपेंडेंस के बारे में। आपको पता नहीं होगा, आपको लग रहा होगा कंप्लीट इंडिपेंडेंस तो हमें लाहौर सेशन में जाके उसके बारे में बात नहीं नहीं नहीं, कंप्लीट इंडिपेंडेंस के बारे में हजरत मोहानी ने पहली बार अपना रिजोल्यूशन पुटअप किया था इन 1923 कांग्रेस सेशन, लेकिन डिफीट कर दिया गया था, उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। ठीक है, बिकॉज मे भी उस टाइम के लीडर्स रेडी ना हो उसके लिए, बट इस बात को आप दिमाग में रखेंगे। हजरत मोहानी ने उसको पुटअप किया था, एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए मेजर क्वेश्चन यहां से आते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब मुस्लिम लीग भी साथ में आई है, तो एक चीज हमें देखने को मिलती है कि कांग्रेस ने एक चीज यहाँ पे एक्सेप्ट की, और मुझे लगता है बहुत बड़ी भूल की उन्होंने। कांग्रेस ने यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट को एक्सेप्ट कर लिया। कांग्रेस ने यहाँ पे माना कि ठीक है कोई बात नहीं, किसी को तो सेपरेट, किसी को तो यहाँ पे मतलब बढ़ने का मौका मिल रहा है, किसी को तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस मिल रही है, वो भी हमारे ही लोग हैं, तो वी शुड गो विथ इट, नो प्रॉब्लम। तो ये सबसे बड़ी लगता है मुझे गलती हो गई, क्योंकि यहां से एक तरह से ना कांग्रेस कैंसिल करवा सकते थे इसको। कांग्रेस बोल सकते थे कि सेपरेट इलेक्टेड आपको मिला है तो उसको बंद करिए, हम यहाँ पे ज्वाइंट इलेक्टेड की बात कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ी गलती हो गई यहाँ पे कांग्रेस को करवा लेना चाहिए था। बिकॉज देखो सेपरेट इलेक्टेड ऐसा मेरा मानना है कि एक वन ऑफ द रीजन था हमारे टू नेशन थ्योरी का कंसेप्ट जो है ना आगे प्रमोट हो गया, और यहाँ पे एक बार उसको चांस भी मिला कि रोका जाए, लेकिन नहीं हो पाया कुछ। ठीक है, तो मुस्लिम को लीग को यहाँ पे सपोर्ट दे दिया कांग्रेस ने भी कि ठीक है वी आर ओके विथ योर सेपरेट इलेक्टेड। अदरवाइज से पहले वो लोग ओके बिल्कुल भी नहीं थे, कांग्रेस बिल्कुल भी ओके नहीं थी इससे पहले, लेकिन यहाँ पे ओके हो गई। तो एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया आपके लिए। ठीक है, और भी बहुत सारे उनके डिमांड्स उन्होंने फिर साथ में पुटअप किए। उन्होंने बोला कि जो ब्रिटिश ट्रेजरी से पैसा जा रहा है, स्पेशली किसको, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को, जो इंडिया में नहीं रहता, बाहर रहता, ब्रिटेन में रहता है, लेकिन पैसा उसको कहां से जाता है, उसको जाता है इंडियन ट्रेजरी से। तो उनका मानना था कि ब्रिटेन में रहता है, ठीक है, ब्रिटेन में एज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है वो वायसरॉय का, तो बेटर है कि काम करो ना कि उसको पैसा ब्रिटेन की ट्रेजरी से दो, उसको इंडियन ट्रेजरी से क्यों जा रहा है। इट इज वन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ। ऑलरेडी इसके ऊपर तो बहुत ज्यादा एक्सपोज कर रखा था हमारे मॉडरेट लीडर दादा भाई नौरोजी ने, बहुत बड़ा काम इसके ऊपर कर रखा उन्होंने। आरपी दत्त हो गए, ठीक है, दिन साहब आचा हो गए, लोग बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट, इन लोगों ने काफी चीज के ऊपर रिसर्च कर रखा था कि कैसे ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है। तो उसके अंदर उन्होंने ये बात और बोली थी कि जो पैसे जा रहे हैं ब्रिटिश सोल्जर्स को, ब्रिटिश ऑफिसर्स को, जो कहाँ भेजते हैं, वो इंग्लैंड भेजते हैं। तो यहाँ पे अगेन वही कंसेप्ट था कि जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया है उसको पैसा ब्रिटिश ट्रेजरी से दिया जाए, ना कि इंडियन ट्रेजरी से दिया जाए। ठीक है, और बाकी उनका ये था कि जो असेंबलीज हैं उसके अंदर सेंट्रल असेंबली या फिर अपनी प्रोविंशियल लेवल पे जो असेंबलीज हैं उसको एक्सपेंड किया जाए, उसके अंदर इलेक्टेड मेजोरिटी, मतलब एक तरह से सीट्स बढ़ाई जाए। पर्पस ये है, यहाँ पे उतना आपसे नहीं पूछा जाता है, आपसे मेजर चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो देखिए ये सारी चीजें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें से मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट ये है। और उसके बाद यहाँ पे गवर्नमेंट शुड डिक्लेयर दैट इट वुड कन्फर सेल्फ गवर्नमेंट ऑन इंडियंस एट द अर्ली डेट्स। ये सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड होम रूल लीग भी कर रही थी, लेकिन इस तरह से स्ट्रांगली उसको पुटअप नहीं किया गया। आपको बता देना चाहता हूं मैं, एक तरह से डिमांड थी, आपको पता है डिमांड को सुनता नहीं है ब्रिटिश में, तो बात ही खत्म करो। ठीक है, तो यहां से हमें सीख क्या मिलती है, हमें यहां से सीख बेसिकली हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है जरूरी है, क्या दिमाग में रहना चाहिए हमारे, इतना पढ़ने के बाद हमारे दिमाग में सिर्फ इतना रहना चाहिए कि लखनऊ सेशन में कौन कौन मिला था, मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट, और दूसरा यहाँ पे इसको शॉर्ट नोट जब हम बनाते हैं तो हमें इतना सब नहीं लिखना होता है यार, इतना सब लिखेंगे तो मर जाएंगे हम लोग। शॉर्ट नोट कैसे बनेगा, अब आपको बताता हूं शॉर्ट नोट इसका कैसे बनेगा, पूरा पढ़ लिया ना, शॉर्ट नोट कैसे बनेगा आपको बताता हूं, जरा इतना सब नहीं करना अपने को। पहले आपको सारे रीजंस, आपको तो पहले होम रूल का बताता हूं, वो छोड़ दो अभी के लिए, सिर्फ लखनऊ पैक्ट की बात करते हैं। पहली चीज लखनऊ पैक्ट में पहले तो देख लो भाई कौन दो लोग मिल रहे हैं यहाँ पे। पहले देखो लखनऊ में हो रहा है तो इसका चेयरमैन कौन है, चेयरमैन लिख लो। और उसके बाद हो का क्या बोलते हैं, दो ग्रुप मिल रहे हैं, तो आईएनसी के ही मिल रहे हैं, दोनों एक्सट्रीमिस्ट मिल रहे हैं और यहाँ पे मॉडरेट मिल रहे हैं। उसके बाद अपना आईएनसी प्लस मुस्लिम लीग साथ में आ रही है। क्यों आ रही है, बिकॉज मुस्लिम लीग के भी यंग लीडर्स यहाँ पे प्रमोट करते हैं नेशनलिज्म। क्यों यहाँ पे मुस्लिम लीग सपोर्ट में आ रही है भाई, क्योंकि मुस्लिम लीग का अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को अफिलिएशन ना देना, टर्की को सपोर्ट ना करना, उसके बाद
एक तरह से एनुलमेंट ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल 1911 में, और कैपिटल शिफ्ट हुई, तो कैपिटल का तो दुख नहीं था उन्हें, एनुलमेंट। 3 रीजन की वजह से वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं कांग्रेस को। फिर उसके बाद 2-3 और लोगों के नाम लिख लो। उस टाइम पे मुस्लिम लीग के साथ कौन कौन जुड़ा था? मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, जिन्होंने अपनी एक अल हिलाल लिखा हुआ है, अल हिलाल उनका न्यूज़पेपर है। उसके बाद मोहम्मद अली का कॉमरेड है, ये भी पूछा हुआ, कॉमरेड मोहम्मद अली का है। तो ये सब 2-3 और इसके 2-3 और नाम लिख लो, अली ब्रदर्स लिख लो, हसरत मोहानी लिख लो। हसरत मोहानी ने आपको 2-3 चीजें बताई हसरत मोहानी के, मैंने वो लिख लो यहाँ पे आप, ठीक है। फिर आप बात करो यहाँ पे किन की डिमांड्स क्या थी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज कांग्रेस ने क्या एक्सेप्ट किया, कांग्रेस ने यहाँ पे सेपरेट इलेक्टेड को एक्सेप्ट कर लिया था। तो ये सब ऐसे शॉर्ट नोट बनाया करो, हो गया पूरा, बस बात खत्म। इतना ही एग्जाम में आता है, इससे ज्यादा एग्जाम में। डिमांड क्या उन्होंने पुटअप की? उन्होंने डिमांड पुटअप की सेल्फ गवर्नमेंट की। उन्होंने डिमांड पुटअप की जो ब्रिटिश सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट है, जो ब्रिटेन में रहता, उसको ब्रिटिश ट्रेजरी से पैसा जाए, ना कि इंडियन ट्रेजरी से पैसा जाए, ठीक है। बाकी तो जो सीट्स बढ़ाने की बात तो हमेशा से करते थे वो लोग, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। उन्होंने बोला कि लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो सीट होनी चाहिए वो 5 साल के लिए होनी चाहिए, ये देखो यहाँ पे। अच्छा, ये भी डिमांड की थी, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट, हाफ ऑफ द मेंबर ऑफ द वाइसरॉय एंड द प्रोविंशियल गवर्नर एग्जीक्यूटिव काउंसिल शुड बी इंडियंस, ये तो बोलने की बात है बस, ठीक है। द टर्म ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल शुड बी फॉर द 5 years, ये उनकी एक और डिमांड थी। तो ऐसे 2-3 डिमांड दिमाग में रख लेनी है कि अच्छा इन्होंने डिमांड पुटअप की, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं था, हुआ कुछ भी नहीं था यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग, जरा देखिए, ये तो मतलब मॉरलेमेंटो रिफॉर्म, अगेन देखो बता देना चाहता हूं कि ये क्रिटिकल एनालिसिस यहाँ पे सिर्फ दे रखा है, क्रिटिकल कमेंट्स क्या था। दिस वाज द नेचर ऑफ एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव रिलेशन दैट द कांग्रेस सीम टू आस्क फॉर एन स्कीम, कोई मतलब नहीं हमारे लिए, ठीक है। बस एक बार जस्ट रीड कर लोगे, अगर पीडीएफ आपको मैं शेयर करूंगा, जस्ट रीड इट, ओके, अंदर तो नथिंग इंपॉर्टेंट। अगला है मॉन्टेग्यू स्टेटमेंट ऑन द अगस्त 1917, इसको अगस्त डिक्लेरेशन कहते हैं। देखो, मॉन्टेग्यू वाज सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, और उस टाइम पे होम रूल लीग हमारी कंट्री में दबा के चल रहा है। उसे पता है कि कैसे यहाँ पे अगेन इंडियंस को, कैसे यहाँ पे लीडर्स को अगेन यहाँ पे थोड़ा सा घुमाना है, ही नोज दैट। तो उसने कैसे पुटअप किया? उसने बोला कि हम नई पॉलिसी लाने वाले हैं, जिससे हम यहाँ पे इंडियंस का, मतलब क्या बोलते हैं, अभी इन्होंने लखनऊ सेशन में डिमांड पुट की ना, और होम रूल लीग चल ही रहा है, तो उन्होंने बोला कि हम जो भी न्यू यहाँ पे पॉलिसीज ला रहे हैं उसमें हम इंडियंस को ज्यादा मौका देंगे, पार्टिसिपेशन बढ़ाएंगे। तो लगा कि ठीक है, एक तरह से फिर ये भी एक वन ऑफ द रीजन था कि एनी बेसेंट यहाँ पे थोड़ा सा डिसइल्यूजन हो गए। उनको लगा कि ठीक है, तो सच में देने वाले हैं, तो बेटर है कि थोड़ा टाइम के लिए मास मूवमेंट को रोका जाए। और फिर हमें देखने को मिलता है कि तिलक जी इंडिया से भी बाहर चले गए, ठीक है। ही वेंट अब्रॉड, ही वेंट टू लंदन टू फाइट अगेंस्ट वैलेंटाइन सीरोल, जिन्होंने उनको बोला था, उन्होंने किताब लिखी थी इंडियाज अनरेस्ट, जिसमें उन्होंने लिखा था कि तिलक इज द फादर ऑफ द इंडियाज, क्या बोलते हैं, ही इज द फादर ऑफ द इंडियाज अनरेस्ट, समथिंग ऐसा कुछ लिखा था उन्होंने, ठीक है। तो उसके आगे उन्होंने केस फाइल किया था और वो वहां पे केस लड़ने चले गए। तो हमें देखने को मिलता है कि फिर होम रूलिंग यहाँ पे डाई डाउन हो जाता है। चलिए, तो ये सब चीजें हमने यहाँ पे देखी है, दीज आर द इंपॉर्टेंट। बाकी यहाँ पे उन्होंने बोला था कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट यहाँ पे देंगे, लेकिन कुछ दिया नहीं। आखिरकार से वो अगस्त डिक्लेरेशन इज नथिंग बट जस्ट एक तरह से बोलते हैं ना कि कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी। उन्होंने बस बोला कि हम आपके लिए करेंगे, किया कुछ भी नहीं। मॉन्टेग्यू क्लेमेंट रिफॉर्म आता है, उसके अंदर वो डायरकी देते हैं, दे ब्रॉट द कंसेप्ट ऑफ डायरकी, अगेन एक फालतू का कंसेप्ट। तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ी यहाँ पे। तो देखो, शॉर्ट नोट बनाने के तरीके आपको बता दिए मैंने, और जो भी हम पढ़े यहाँ पे, हम्बल रिक्वेस्ट है उसको अपनी मर्जी से लिखना चालू करिए। जितना उसको अपनी मर्जी मतलब जितना आप रिकॉल कर पा रहे हो उसको जब लिखना चालू करेंगे, वो आपका मेन सही आंसर राइटिंग होगा, या फिर सही आपका बोलते हैं ना रिकॉल प्रोसेस होगा। आप सिर्फ ऐसे छाप दोगे ना तो कोई मतलब नहीं फिर उसका। तो बेटर है कि इस तरह अपने हिसाब से नोट्स बनाना चालू करिए, और फिर आप देखोगे कि अच्छा वापस एक बार पीडीएफ खोल के देख लो, अच्छा क्या क्या चीज़ कुछ मिस तो नहीं हो गया मुझसे, देन रियलाइज करोगे कि वाह क्या फिर बन रहा है। अदरवाइज फिर तो ये तो कोई मतलब नहीं है, फिर सिर्फ कॉपी पेस्ट करने का है। तो किताब में लिखा हुआ किताब पढ़ लो फिर उससे अच्छा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। अगला जो हमारा स्टार्ट करेंगे हम, अब गार्डियन फिर स्टार्ट होगा कल से हमारा, और फिर इसी तरह से देखें आज़ादी तक जाएंगे हम लोग। तो 1885 से लेके 1947 तक का हमारा जो रहेगा। इस बीच में मैं आपको अपना एनसीईआरटी वाला पार्ट वो भी कवर करा दूंगा इस बीच में, सोचा है मैंने, ठीक है। और कुछ पीआईक्यू भी कराऊंगा। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।